हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोज पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मंथ की शुरुआत करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन शुरुआत होगी और दिवाली जो है वो इसी मंथ में है, लेकिन ये वादा रहा आपसे मैं आप लोगों के साथ में बना रहूंगा और दिवाली जो है उस दिन भी आप लोगों के लिए सेशन जो है वो लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और आज जो है वो क्विज का निपटारा कर दिया जाएगा। मतलब सारे क्विज जो है वो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आज आपको जस्ट ये मान के चलिए कि 9 बजे जो है ये आपको अब आज क्विज अटेम्प्ट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है 31 अक्टूबर 2021 को। सबसे पहले कुछ वर्ड्स यहां पर यूज किए गए हैं, उनको समझिए। आयरन मैन, अच्छा मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी आयरन मैन मूवी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में सारे जो है वो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे उसे किसी मशीन से लड़ना हो, किसी ह्यूमन से लड़ना हो, हर इक्विपमेंट जो है वो उसके पास में अवेलेबल है। उसे आसमान में उड़ना हो, जमीन पर चलना हो, एयरक्राफ्ट में चेंज होना हो, कार में चेंज होना हो, हर तरीके से पूरा साजो सामान जो है उसके पास में अवेलेबल रहता है। ठीक इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका रही है भारतीय इतिहास के अंदर स्वतंत्रता के पश्चात। इनके द्वारा पूरे भारतीय राज्यों का एकीकरण किया गया। ये मान के चलिए कि आज इंडिया के अंदर कोई परिवार है, कोई संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है, वहां पर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, उनका साथ रहना मुश्किल होता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहां पर दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने उस समय जो इंडियन स्टेट्स थे उनको एक साथ यूनिट किया। 562 रियासतें थी, ये तो आपको पता ही है। 562 रियासतें, उनको एक साथ क्या किया, जोड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन भूमिका इनकी रही है। तो 31 अक्टूबर 2021 को इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 146 जो है वो बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई गई है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 31 अक्टूबर का डे जो है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक इससे कंसेप्ट हम लोग और जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर 5 अगस्त 2019 को, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो थे वो अस्तित्व में आए थे 31 अक्टूबर 2019 को। और 2014 के अंदर जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो उसी समय से ये नेशनल यूनिटी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और पहले गृह मंत्री भी कौन है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग? 2014 से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुजरात में इनका जन्म हुआ है 1875 के अंदर और बैरिस्टर की इन्होंने पढ़ाई की है। एक आंदोलन है इनका जिसको हम लोग कहते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन के अंदर ही 1918 के अंदर किसानों के द्वारा, गुजरात के किसानों के द्वारा क्या किया गया था? इनको उपाधि दी गई थी। जैसे हम लोग कहें कि सरदार की, महात्मा की ऐसी उपाधि जो है वो दी जाती है, तो ठीक इसी तरह बारदोली सत्याग्रह किसान आंदोलन हुआ था, उसका भी नेतृत्व इन्होंने किया 1928। इस समय इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। फिर लौह पुरुष जो थे इनको तो आपको बता ही दिया है कि उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनका योगदान जो है वो भुलाए नहीं भूलता। 562 छोटी बड़ी रियासतों को इन्होंने एक साथ किया था। यहां तक कि आप लोगों को पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह को इन्होंने कहा था कि आप जो है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दीजिए, विलय पत्र पर साइन कर दीजिए। तो पहली बार तो हरि सिंह ने इनकार किया था इस चीज से कि हम लोग एक स्वतंत्र रियासत बनाना चाहते हैं। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर पर आतंकियों का हमला हुआ तो उस समय हरि सिंह भागते हुए दिल्ली आया और सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसको विलय पत्र कहा जाता है। डेट क्या याद है आपको? याद है आपको यदि डेट कि किस डेट को वो हस्ताक्षर किए गए थे? तो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली 18th एशियन इंडिया समिट जो है इसका आयोजन किया गया है
इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो ब्रुनई जो है इस देश के द्वारा मेजबानी की गई है। बंदर सेरी बागवान बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, रिपीट करता हूं मैं, बंदर सेरी बागवान जो है ये इसकी कैपिटल है ब्रुनई की। और ये जो आसियान समिट है इसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, आप लोग कई बार कंफ्यूज होते होंगे कि आसियान और सार्क कंट्रीज को लेकर कि भारत जो है वो आसियान का मेंबर कंट्री है या सार्क का मेंबर कंट्री है। तो इस कंफ्यूजन को आज हम लोग दूर कर लेते हैं। कैसे? देखिए, आसियान के अंदर यहां पर जो टर्म लिखी आ रही है वो है साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस। तो भारत जो है वो एशिया के साउथ में है, ना कि साउथ ईस्टर्न में है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारत जो है वो सार्क का सदस्य देश है, ना कि आसियान का। समझ लो आप लोग। तो साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस के अंदर आता है, तो भारत जो है वो आसियान का सदस्य देश नहीं है, सार्क का सदस्य देश है। यहां से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सुल्तान हसनल जो है इनके द्वारा इस बैठक को अध्यक्षता की गई है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको वर्चुअली क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। ये इसका नवा एडिशन है। एशियन की बात करें तो आसियान जो है इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो यहां से टर्म जो है वो आप लोगों को समझ में आ रही है। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि क्या आसियान जो है इसके मायने क्या है फिर भारत के लिए? जब भारत मेंबरिंग कंट्री नहीं है तो भारत जो है वो उसकी नजर में आसियान कंट्रीज के मायने क्या है? साउथ ईस्टर्न जो नेशंस हैं वहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि इनमें से कई देश जो है वो साउथ चाइना सी को भी टच करते हैं। तो भारत जो है, भारत जो है इंडिया को यदि चाइना को काउंटर करना है तो साउथ चाइना सी के अंदर भी अपनी मौजूदगी रखनी पड़ेगी। और इसी के साथ के अंदर साउथ चाइना सी के अंदर ये जो टचिंग कंट्रीज हैं जिनको हम लोग साउथ ईस्टर्न नेशंस कहते हैं, उनके साथ में अच्छे रिलेशन भी होना जरूरी है। तो शायद आप लोग का ये कंसेप्ट जो है वो थोड़ा पकड़ में आ रहा होगा। ठीक इसी तरह हम लोग ये चाहते हैं कि आसियान के साथ हमारे जो हैं वो अच्छे रिलेशंस रहे, ताकि साउथ चाइना सी में जब हम लोग कोई नेवल एक्सरसाइज करते हैं या फिर हमें कोई साउथ चाइना सी के अंदर कोई डिस्टरबेंस होता है तो फिर हम लोग इन्हीं कंट्रीज की मदद से अपना पक्ष जो है वो मजबूत कर सकते हैं। फाउंड किया गया था आसियान को 8 अगस्त 1967 को। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। ली सिंग लॉन्ग जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी जनरल जो है लिम जॉक होई, ये इनके क्या है, सेक्रेटरी जनरल हैं। एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट जिंदाबाद। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है और उसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। किस तरीके से? कुछ पिछले यानी कि टाइम के अंदर एप्पल के जो शेयर थे वो सडनली नीचे लुढ़कना शुरू हो गए, डाउन होना शुरू हो गए, उनकी रेट जो थी बहुत कम आना शुरू हो गई। और इसी का फायदा मिला किसको? माइक्रोसॉफ्ट, जिसके सीईओ जो है वो सत्य नडेला है। तो माइक्रोसॉफ्ट को जो है वो इसका फायदा मिला और एप्पल को जो है पीछे छोड़ दिया है। तो स्टीव जॉब जो है वो पीछे रह गए हैं, बिल गेट्स आगे निकल गए हैं। चलिए, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जुलाई 2020 के अंदर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वापस से क्या बन गई थी? वैल्यूएबल कंपनी बन गई थी। बीते जो सप्ताह है इसकी चौथी तिमाही का यानी कि वित्तीय परिणाम, फाइनेंशियल जो रिजल्ट आया है उसके अंदर ये देखने को मिला कि एप्पल के शेयर जो थे वो मार्केट के अंदर लुढ़कने लगे और माइक्रोसॉफ्ट मूल्यवान कंपनियों के अंदर दर्ज हो गई। माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया गया था 4 अप्रैल 1975 को। देखिए, कई बार आपको कोई डेट्स याद करनी पड़ती है, तो माइक्रोसॉफ्ट की यदि डेट याद करनी है तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत का जो पहला सैटेलाइट था उसको 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था आर्यभट्ट को। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अप्रैल 75, तो आप लोग ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल 75 के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट जो था इसको क्या किया गया था? फाउंड किया गया था। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल और दिया था कि पीएनबी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 के अंदर हुई थी। अब यदि आपको पीएनबी का याद है कि इस समय स्थापना हुई थी, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि इसके 1 साल पहले ही क्या हुआ था? इसके 1 साल पहले ही शिकागो के अंदर भाषण दिया गया था, स्पीच दी गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। जीरो
सब्जेक्ट के ऊपर, शून्य विषय के ऊपर। तो जो भी ईयर आप लोगों को याद रहती है उसके आसपास के ईयर आप लोगों को जरूर याद करने चाहिए। हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। प्रेसिडेंट है सत्य नडेला, सीईओ भी सत्य नडेला हैं। बिल गेट्स और पॉल एलन जो हैं ये इसके क्या है, फाउंडर हैं। कई बार एग्जाम के अंदर केवल यही नाम दिया जाता है, कई बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, पॉल एलन का नाम यहां पर दिया जाता है। विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो यहां पर उड़ीसा सरकार जो है वो हाथ धोकर पीछे पड़ गई है स्पोर्ट्स की तरफ, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो। हॉकी को तो इन्होंने गोद ही ले लिया है और आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है, हॉकी स्टेडियम, वो कहां पर बन रहा है? उड़ीसा के अंदर ही बन रहा है। तो अब बारी किसकी आ चुकी है? फुटबॉल की आ चुकी है। अब इसमें क्या होगा कि दो संस्थाएं हैं, उन दोनों संस्थाओं ने, एक तो है कीज और एक है फीफा, दोनों ने मिलकर यहां पर यह डिसाइड किया है कि उड़ीसा के अंदर ये जो प्रोग्राम है, स्कूल प्रोग्राम, इसको शुरू किया जाएगा जिसका नाम है भारत का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम। ठीक है, तो जरूर याद रखना आप लोग, यहां पर पार्टनरशिप की गई है कीज और फीफा के बीच में। और इससे फायदा क्या होगा? जितने भी बॉयज हैं, गर्ल्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनको इस चीज का फायदा मिलेगा जो कि फुटबॉल को अधिक से अधिक सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 के अंदर रिसेंटली रैंक जो है वो रिलीज की गई है। कौन सा राज्य शीर्ष पर आया है? तो कर्नाटका जो है वो इसमें शीर्ष पर आया है, जबकि सेकंड पोजीशन जो है वो किसकी है? राजस्थान की है। अब यहां पर आप लोगों को देखना है कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी मतलब जितनी भी ऊर्जा उपलब्ध है उसका मोस्ट एफिशिएंट हम लोग उसका यूज करें। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के अंदर जो भी बिजली आती है या फिर आप लोगों ने जो प्रोड्यूस की है उसका हम लोग कितना एफिशिएंट यूज कर पाते हैं विदाउट एनी वेस्टेज। तो इसी के अंदर कर्नाटका जो है उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया और इसका स्कोर आउट ऑफ कितना 170 रहा है। ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। टोटल 4 कैटेगरीज के अंदर स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जैसे 40 के नीचे यानी कि 40 के नीचे, 40 से फिर 60, 60 से फिर 70, 70 से फिर 100, तो ऐसे इसको डिवाइड किया जाता है। तो कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पर और राजस्थान जो है वो सेकंड पोजीशन 61 रैंक के साथ में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसको रिलीज किसके तहत किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत जो है इसको रिलीज किया गया है। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो टोटल जो है वो इसमें 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, मैं आपको बता ही चुका हूं। अगली देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये बुक जरूर एग्जाम में आएगी। देखिए, एक बुक का नाम पूछा गया है कि वाइल फाइटिंग ए वॉर इन एम्स, एम्स के अंदर जंग लड़ते हुए किस पुस्तक को लिखा है, यानी कि किसके द्वारा पुस्तक को लिखा गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है, जब ये एम्स में एडमिट थे तो इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और इसको रिलीज किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने इसको रिलीज किया है। तो ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर भी बुक जो है वो लिखी जा सकती है। तो अपने विचार जो हैं, उन भावनाओं को, अपनी आर्ट को जो है वो कहीं पर भी आप लोग दिखा सकते हैं। जैसे रमेश पोखरियाल निशंक जो है, इनके द्वारा ये बुक जो है वो रिलीज की गई है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि एम्स के अंदर यानी कि कोविड-19 से जूझते हुए एम्स के अंदर किस राजनेता या किस मंत्री के द्वारा किताब लिखी गई थी। अगला देखिए कि हाल ही में किसने स्कूलों में वीर गाथा प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो सीबीएसई के द्वारा इसको शुरू किया गया है। वीर गाथा किसकी है? देखिए, जिनको वीरता के पुरस्कार मिल चुके हैं उनके लिए वीर गाथा है। फिर इसके साथ में ही क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो इससे अवेयर होंगे। दूसरी बात कि स्टूडेंट्स के अंदर नेशनलिज्म जो है उसकी भावना यहां पर पैदा होगी। आप लोग जानते हैं कि भारत जो है वो ब्रिटिश का गुलाम इसलिए रहा क्योंकि भारत के अंदर उस समय नेशनलिज्म नहीं था। आज नेशनलिज्म है, उस समय नेशनलिज्म नहीं था। हम लोग किसी छोटे अमाउंट के लिए या हम लोग कहें कि किसी छोटे लालच के लिए हम लोग किसी भी समझौते को करने को तैयार थे। हमको बस वो अमाउंट मिलना चाहिए था, वो लालच जो था वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए था। वो उस समय की बात है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। परिस्थितियां बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं, लेकिन अब जो है वो लोगों के अंदर काफी पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म जो है वो आ चुका है। और भी यानी कि आने वाली पीढ़ी के अंदर यही भावना जगाने के लिए सीबीएसई के द्वारा ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है। जितने भी गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं उनको स्कूल्स के अंदर एज ए अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलाया
जाएगा। कब से कब तक? अक्टूबर 21 से लेकर नवंबर 20 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखना। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 29 ऑफ अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, हुआ क्या था वो देखिए आप लोग। इंटरनेट की जरूरत कहां पड़ गई? जिस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर एटॉमिक रिसर्च हो रहे थे और इन्हीं रिसर्च के बदौलत इंफॉर्मेशन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करना था, तो इंटरनेट का पहली बार इस्तेमाल किया गया 1969 के अंदर। और इसी समय क्या हुआ? इंटरनेट का आविष्कार हुआ। तो 2005 से ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 29 अक्टूबर एज ए इंटरनेशनल इंटरनेट डे। ठीक है, अब देखिए ये पूरी लाइन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों। देखते हैं क्या है। 1969 के अंदर इसकी शुरुआत की गई, जब अमेरिका में सेना के लिए कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था ताकि परमाणु यानी कि एटॉमिक वॉर शुरू होने की स्थिति में सूचना का आदान प्रदान किया जा सके। इंटरनेट, सबसे पहला जो इंटरनेट था उसका नाम क्या था? अर्पानेट। ध्यान रखना, अर्पानेट जो है वो सबसे पहला इंटरनेट का नाम है। ये आप लोग अपने माइंड में जरूर रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ में ही चार्ली क्लाइन ने 29 अक्टूबर 1969 को पहली बार, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो था वो भेजा था। तो ये नाम जो है वो भी आप लोग याद रखना, चार्ली क्लाइन। तो यहां पर 3 फैक्ट हो चुके हैं। पहला कि 1969 के अंदर शुरू किया गया, दूसरा आरपानेट पहला इंटरनेट था, तीसरा और चार्ली क्लाइन जो है इनके द्वारा इसका इजाद किया गया था। अगला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेंटली नरेंद्र मोदी जो है वो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं और मारियो द्रागो जो है वो जो इनके समकक्ष हैं उनसे मुलाकात होगी। यहां पर 29, 30 और 31 अक्टूबर को ये G20 सम्मेलन जो है इसका आयोजन हो रहा है और इसके बाद ये रवाना हो जाएंगे यूके के अंदर। 1 और 2 नवंबर को वहां पर ये मीटिंग करेंगे ग्लासगो में। आपको पता है कि कॉप मीटिंग होने जा रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होने जा रही है, वहां पर भी ये क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। तो G20 के अंदर जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको शामिल किया जाता है और एक है यूरोपियन यूनियन। तो 19 तो देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है वो इसके अंदर शामिल होता है। बेसिकली G7 और G20 के अंदर यही डिफरेंस है कि G7 के अंदर जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो शामिल होते हैं, जबकि G20 के अंदर जो डेवलपिंग नेशंस है जो कि विकासशील के पथ पर हैं वो कंट्रीज इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इसी सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। कहां पर? इटली के अंदर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 डे विजिट है टोटल इनकी, जो कि इटली के अंदर और ब्रिटेन के अंदर बीतेगी। इटली के अंदर रहेंगे 29 और 30, 31 अक्टूबर को 3 दिन यहां पर रहेंगे और फिर रवाना हो जाएंगे COP 26 की मीटिंग में, जो कि ग्लासगो में होने वाली है 1 से 2 नवंबर के बीच। और वहां पर फिर ये इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। किन मुद्दों पर फिर चर्चा होगी? सबसे पहली बात कि कोरोना महामारी के बाद में जो भी इकोनॉमिकल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, हेल्थ के जो रिकवरीज इश्यूज हैं उनको कैसे हम लोग कम करें। इसके साथ में ही कि G20 जो है वो किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको आगे कैसे बढ़ा सकता है। तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो है वो चर्चा होने वाली है। किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? फ्रांस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फ्रांस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। एरियन 5 रॉकेट्स हैं, ये तो आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ में ही फ्रांस के जो सशस्त्र बल हैं, आर्म फोर्सेज हैं, इनको और ज्यादा सिक्योर करने के लिए ही ये जो है सैटेलाइट इसको डिजाइन किया गया है ताकि पल पल की इंफॉर्मेशन जो है वो उन तक पहुंच सके। तो बहुत ही ज्यादा एडवांस जो है ये सिराक्यूज को बनाया गया है फ्रांस के द्वारा, ठीक है। चलिए, सितंबर के हम लोग करंट अफेयर को शुरू कर चुके हैं। आपको पता होगा कि हमारा आज ये 3rd सेशन है सितंबर के करंट अफेयर का। तो आज जो है हम लोग सितंबर के करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो दीपक दास जो थे वो इनसे पहले थे और डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। मतलब पीपी के रामाचुली जो है ये अभी क्या बने थे? सेक्रेटरी जनरल बने थे। मुफ्त पानी योजना, देखिए ऐसी, यानी कि भारत का पहला राज्य, कौन सी योजना मुफ्त है? 100%। ऐसे जितने भी करंट अफेयर हैं उनके अंदर आप लोगों को बेझिझक जो है वो गोवा पर टिक करना बनता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 18,600 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लेह लद्दाख के अंदर बनाई गई है।
बिम्स्टेक की जो मीटिंग है, इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है? वो है इंडिया। कृषि विशेषज्ञों की मीटिंग हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? तो वो है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट देखिए, रोबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में किस भारतीय डेयरी कंपनी को 18वां स्थान मिला है? तो वो है अमूल। न्यूरोसर्जरी में प्रतिष्ठित आंस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो हैं वो कौन बने हैं? डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा बने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जेबी मोहपात्रा जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। पंजाब और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार जो है वो बनवारी लाल पुरोहित को दिया गया था। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, उस समय दिया ही गया था। 30 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। श्रमिकों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात सरकार का है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा गरुड़ ऐप को शुरू किया गया था। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है वो मनोज वाजपेयी धनुष दोनों को मिला। सी करेक्ट आंसर है। भारत के सबसे बड़े सुगंधित यानी कि एरोमेटिक गार्डन जो है इसका उद्घाटन नैनीताल उत्तराखंड के अंदर किया गया है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो गेल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। 28 अक्टूबर 2021 को जूडो के पिता कहे जाने वाले जिगारो की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 161वीं जयंती मनाई गई है। रिसेंटली अग्नि 5 का टेस्ट फायर हुआ है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने निपुण भारत मिशन को चलाया है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री। रिसेंटली क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था। किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा संभव? तो ये किसका है? ट्रेड एंड कमर्शियल मिनिस्ट्री, या फिर आप लोग के ऑप्शन में आ सकता है एमएसएमई। ठीक है, तो एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में पहली बार हमारी आकाशगंगा के बाहर किसी ग्रह का पता लगाया? तो नासा के द्वारा यह पता लगाया गया है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोज क्वेश्चन था, मतलब सैटरडे का। सतत विकास लक्ष्य 2020-21 में दूसरे स्थान पर कौन से दो राज्य रहे हैं? पहले स्थान पर आपको पता है केरल रहा था, लेकिन पूछा गया है दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों दूसरे स्थान पर आए थे। चलिए, ये आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोज क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर ग्लोबल होस्ट कंट्री कौन सा बनाया गया है? ठीक है, इसी साल। और इसके साथ में आप लोग मुझे थीम जरूर बताना कि इस बार पर्यावरण की थीम क्या रही है, पर्यावरण दिवस जो है इसकी थीम क्या रही है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ऐसे बेहतरीन सेशन में लाता रहूंगा। आप लोगों को सेशन को लाइक करना है, और आज जो है मतलब जस्ट सेशन के बाद में ही क्विज जो है वो पेंडिंग भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। तो सारे क्विज आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं, तैयार रहना आप लोग अच्छी तैयारी के लिए। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।